आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक मटेरियल का, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, मेनली गैस की बात थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, इस चैप्टर में सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं। तो इनका वेरिएशन पढ़ते हैं जब इस पर एनर्जी के ट्रांसफर्स करे जाते हैं। जो हम इसमें एनर्जी के ट्रांसफर्स करते हैं उस कंडीशन पे हम इनके वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सिंपल सी बात समझनी है कि जैसे हम किसी चैप्टर में एंटर करते हैं, सबसे पहले वहां की क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज को, अगर हम किसी मटेरियल की पढ़ना चाह रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। तो एक मटेरियल वहां पर किस किस तरीके से बिहेव करता है, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टेम्परेचर की, तो वो टेम्परेचर हमारे पास बहुत आसान डेफिनेशन रखता है और इसका एक बहुत आसान सा मतलब है। क्या है भाई? कि टेम्परेचर हमारे पास, जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो भी करेक्ट है और हम इसको और दूसरे ढंग से भी सीखेंगे। वैसे तो इसको सिंपली क्या कहा जाता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, ये सिंपल अगर कहा जाए तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी है। एक बॉडी के हॉट या कोल्ड होने का, कह सकते हो, मेजर है। लेकिन हमें ये बात बाद में समझ में आई कि यार, मतलब हॉट एंड कोल्ड एक बहुत ऑथेंटिक टर्म नहीं है। भाई कहने का मतलब क्या है? मैं कह दूं हाँ भाई कोई बॉडी गर्म है, नो डाउट जनरल कंसिडरेशन में ये बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है कि हाँ भाई जो गर्म है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो ठंडा है उसका टेम्परेचर कम। लेकिन हॉटनेस एंड कोल्डनेस वेरी कर सकती है। कैसे? कि कोई चीज तुमको ज्यादा गर्म लग रही है, मुझे कम गर्म लग रही है। कोई चीज तुमको ज्यादा ठंडी लग रही है, मुझे कम ठंडी लग रही है। तो इसीलिए टेम्परेचर की एक थोड़ी सी डेफिनेशन और है कि ये हमारे पास मतलब एक और दूसरी डेफिनेशन है जो इसको फिजिकली डिफाइन करती है। ज्यादातर किताबों में यही लिखी होती है, ज्यादातर किताबों में या हर जगह यही मिलती है। मतलब एक डेफिनेशन ये मिलती है, दूसरी वाली मिलती है। दूसरी वाली क्या है? एक्चुअली ये कहा गया कि यार देखो, टेम्परेचर ना एक तरीके से किसी बॉडी को एनर्जी देना है। और जब हम किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं, मेनली कौन सी? उस सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास जो टेम्परेचर है किसी भी मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। जैसे अगर आप बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर सॉलिड्स में है तो वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी देता है। लिक्विड में है तो भी वो काइनेटिक एनर्जी देता है। वहां पे अब लिक्विड में है तो ट्रांसलेशन भी हो जाती है और दूसरी भी हो सकती है। गैसेस में है तो वही जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम पढ़ेंगे या आपने पहले पढ़ रखा हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास टेम्परेचर जो है वो आप कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड्स में है तो सिर्फ वाइब्रेशन, लिक्विड्स में है तो हम वहां पे ट्रांसलेशन और वाइब्रेशनल दोनों मान लेते हैं। गैसेस में है तो जो भी पॉसिबल हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, जितनी भी टाइप की हो सकती है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है, कह सकते हो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मटेरियल। आपने शायद फॉर्मूले भी आपको थोड़े बहुत याद हो। ठीक है ना, 3/2 RT, 3/2, 5/2 RT, इस टाइप के गैस में फॉर्मूले आते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली। तो ये हमारे पास क्या है? ये सबके सब हमारे पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर वैसे तो क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और ये क्या बताता है? ये हमारे पास मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज है। तो हम कह सकते हैं
कि अगर किसी बॉडी के पास, अगर हम मेनली जैसे हम बात करें सॉलिड्स की, अगर आप किसी सॉलिड की बात कर रहे हो, तो सॉलिड में अगर हम कह सकते हैं कि इनकी वाइब्रेशनल, मेनली सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होती है, सॉलिड में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। इस चैप्टर में डोमिनेटली अभी हम सॉलिड पढ़ने वाले हैं। इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा है या कोई बॉडी अगर गर्म है, तो हॉटर बॉडी का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। या उल्टा कह दें, जिसके पास ज्यादा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सिंपल, इस तरीके से भी डिफाइन करा जा सकता है। ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि भाई चलो ठीक है, तुमने कह दिया कि टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, और या वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी का मेजर है, पर इसको पहले मेजर करना पड़ेगा ना, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए, कह सकते हो, सिर्फ एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर से, उसको हम कहते हैं थर्मोमेट्री। और वो डिवाइसेस जो इसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं थर्मोमीटर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हुआ ये सिंपल कि मैं इनको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैंने इनको कैलकुलेट करने के लिए डिवाइस बनाए, और वो डिवाइस हमारे पास कहलाते हैं थर्मामीटर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थर्मोमीटर को पढ़ते हैं। हमारे पास थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर हमारे पास डिवाइसेस हैं यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास वो डिवाइसेस जो कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करे गए, उसको हम बोल देते हैं हमारे पास थर्मामीटर। देखो ये बहुत टाइप के हैं, ये हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप के थर्मामीटर्स हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास, जैसे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखो होता क्या है कि थर्मामीटर, जैसे आपने मरकरी थर्मामीटर देखा होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं। तुमने देखा होगा कि वो जैसे आजकल जो आए ना थर्मल स्कैनर्स, वो सिर्फ हमारे पास लेकर आते हैं, लाइट जलाते हैं और टेम्परेचर लिख के आ जाता है। बहुत से टाइप के आते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइप के थर्मामीटर्स हैं। उन थर्मामीटर्स में डिपेंड करता है कि हमें कौन सा किस जगह पे इस्तेमाल करना है। कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ प्राइमरी है, ठीक है ना, कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है, कुछ टर्शरी है। तो हुआ क्या है कि ये थर्मामीटर बने कैसे, कि हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा थर्मामीटर है वेपर फेज थर्मामीटर। वेपर फेज थर्मामीटर एक स्टैंडर्ड या प्राइमरी थर्मामीटर। इस स्टैंडर्ड या प्राइमरी थर्मामीटर से हम कैलकुलेट करते हैं, या कह सकते हो कि ये सबसे सही टेम्परेचर बताता है। लेकिन वेपर फेज थर्मामीटर हमारे पास जो है ना, ये एक्सपेंशन ऑफ गैस पर बेस्ड, और एक्सपेंशन ऑफ गैस पर बेस्ड होने की वजह से ये बहुत बल्कि होता है। तो क्या करते हैं इसको, ये ना, ये बनाए तो जाते हैं, लेकिन ये किसी और थर्मामीटर को डिजाइन करने के लिए बनाए जाते हैं। मैं ऐसा मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर के हिसाब से, हीट देने के हिसाब से हमने गैस के वेरिएशन को स्टडी करा, और सिमेट्रिक हमने वहां पर कंपैरिजन पढ़ लिया किसी लिक्विड का। तो जो जो काम गैस ने किया था वैसे वैसे लिक्विड भी कुछ ना कुछ करेगा, और हम उन दोनों वैल्यूज को कैलिब्रेट कर लेते हैं। हम उन दोनों वैल्यूज को कैलिब्रेट कर लेते हैं, आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आगे तुम्हें सिखाऊंगा। तो हमारे पास कह सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, बट उन मल्टीपल टाइप ऑफ थर्मामीटर्स में क्या करा है हमने, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको इस्तेमाल करा है। कहीं पर एक्सपेंशन ऑफ गैस की रिक्वायरमेंट है, मान लो हमें बहुत प्रिसाइज चाहिए तो वही वाला इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे नॉर्मल चल जाएगा तो मरकरी थर्मामीटर इस्तेमाल कर लेंगे।
कहीं पर गैस थर्मामीटर इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। जैसे मान लो मुझे यहाँ अर्थ पे बैठे बैठे सन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थर्मामीटर होते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं वेपर फेज थर्मामीटर। और आप इसे कह सकते हैं गैस थर्मामीटर। हमारे पास जो वेपर फेज थर्मामीटर है ये बहुत सिंपल है। ये हमारे पास कह सकते हो कि दो टाइप से बना जाता है। या तो हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर बनाते हैं या हम इसे कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से, भाई आपको पता है, कह सकते हो इट इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर और वेरिएशन ऑफ प्रेशर at constant volume on changing the temperature। ठीक है ना। हमारे पास कह सकते हो कि ये इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। पर बात क्या है, देखो तुम्हारे पास ये गैस पर बेस्ड है और गैस का एक्सपेंशन बहुत सेंसिटिव है। मतलब ये कह सकते हो कि गैस जो है ना, अगर मान लो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, प्रेशर किसी एक के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, वेपर फेज थर्मामीटर या गैस थर्मामीटर, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर्स। ये क्या है, कह सकते हो मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर्स। ये हमारे पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा थर्मामीटर, ये कह सकते हो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। और इस वजह से आप कह सकते हो कि ये इस्तेमाल करे जाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ, ये इस्तेमाल करे जाते हैं फॉर कैलकुलेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ अदर थर्मामीटर। इट इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर थर्मामीटर। ठीक है ना, ये चीज। अब देखो भाई, वैसे तो इनकी रेंज भी होती हैं, पर रेंज वेंज बहुत ज्यादा याद नहीं करनी। मैं लिखवा दे रहा हूँ, एक अंदाजा लगा लो कि हाँ भाई, कह सकते हैं कि हम इस तरीके से मतलब इस लगभग रेंज के आस अराउंड होगा। तो ये हमारे पास कहा जाता है कि लगभग जो इसकी रेंज है वो लगभग -200 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में ये 600-700 तक इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब करते क्या है कि अगर हम लोग नॉर्मल गैसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये -200 से 400-500 तक। लेकिन अगर हम लोग हीलियम या नाइट्रोजन इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हीलियम या नाइट्रोजन की कंडीशन पे ये 1600 तक एक्सटेंड करा जा सकता है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसे -200 से 1600 की रेंज तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर मेन चीज मैंने क्या बताई, ये फीजिबल है नहीं, ये बहुत बड़ा सेटअप होता है और बहुत वक्त लेता है। बात समझ में आ रही है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो मेथड है थर्मामीटर वाला, ये बहुत बड़ा है। ये हमारे काम नहीं आ पाता बिकॉज इसके लिए कह सकते हो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए ना बेकार है नॉर्मल कंडीशन में। ये बहुत एक्यूरेट जहाँ पे निकालना हो वहां पे काम आता है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप है, प्लस इट टेक्स टाइम, इसको वक्त चाहिए तुम्हारा एक्यूरेट टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है, उसको हम कहते हैं लिक्विड थर्मामीटर। और इसकी बहुत कॉमन जो फॉर्म है हमारे पास, वो कह सकते हो मरकरी थर्मामीटर। वैसे तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, जो बहुत कॉमन फॉर्म हमारे पास है वो हमारे पास है मरकरी थर्मामीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अ, इसमें क्या होता है, क्या आप ये कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना भाई। ये हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पर बेस्ड होता है ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। हमारे पास कह सकते हो कि हम यहाँ पर वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसके पास हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो। खैर आगे चल के मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हमारे पास क्या है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए बस आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल शो करते हैं जो हमें एक लार्ज और यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन शो करे। हम वो मटेरियल इस्तेमाल करना पसंद करते हैं विच शोज लार्ज एंड यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। ऐसा ना हो कि तुरंत ही उसका थर्मल एक्सपेंशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा टी और एक्सपेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो ज्यादा अच्छा थर्मोमीटर होता है। तो हम क्या करते हैं कि लिक्विड्स प्रिफर्ड must show liquid preferred must show large expansion and यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। एक तो लार्ज शो करता हो और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन शो करता हो, उसको इस्तेमाल करते हैं। और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो तुम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो, लिक्विड प्रिफर्ड मस्ट हैव, अभी लिख लो आगे चल के सीखेंगे, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस मुझे एक बार याद दिला देना तो मैं ये वाला पॉइंट जब इन दोनों को पढ़ा दूंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा जल्दी हीट लेकर जाए, जिसमें हीट ट्रांसफर जल्दी हो जिस मटेरियल में। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो लो का मतलब जो जल्दी अपने टेम्परेचर को बढ़ा दे, लो का मतलब जो जल्दी अपने टेम्परेचर को बढ़ा दे, और हाई थर्मल का मतलब जो हीट ट्रांसफर जल्दी कराए। तो ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए ना जो अपने से हीट ट्रांसफर कराता ही ना हो। क्यों भाई, अगर तुम एक ऐसा मटेरियल लेकर आ गए जो अपने से हीट ट्रांसफर कराता ही ना हो तो तुम उसका थर्मामीटर कैसे बनाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई। एक मरकरी है, तुमने एक थर्मामीटर मरकरी भरी है पूरी लेंथ में, तो पूरा मरकरी एक्सपैंड कर रहा है मतलब हीट पूरे के पास पहुंचनी चाहिए ना। बताइए, सही बात कह रहा हूँ मैं। अगर एक थर्मामीटर है मरकरी वाला, तुमने उसको अपने मुंह में लगाया टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, और मरकरी राइज कर रहा है, तो मरकरी राइज इसलिए कर रहा है ना कि हीट पूरे में पहुंच गई है, या सिर्फ उसके टिप पर हीट है। ठीक है ना। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स में मरकरी, तो मेरे पास जो मरकरी थर्मामीटर है, मेरे पास जो मरकरी के थर्मामीटर्स हैं, इन थर्मामीटर्स में हमारे पास देखो होता क्या है।
जो रेंज ऑफ मरकरी है, रेंज ऑफ मरकरी ये लगभग -50 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस होती है। हम ये कहते हैं दिस रेंज can be increased by using nitrogen in space over mercury। जो खाली जगह होती है मरकरी के ऊपर, अगर हम वहां पे नाइट्रोजन को भर दें तो टू 550 डिग्री सेल्सियस, अगर उस खाली जगह पे नाइट्रोजन को भर दिया जाए तो यही रेंज 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस नाम को याद रखना है बस, ये नाम बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। नाइट्रोजन को अगर हम ऊपर वाले सेक्शन में भर दें तो नाइट्रोजन के भरने पर हमारे पास जो वहां पर रेंज हमने ऑब्जर्व करी है वो पहुंच जाती है आपके पास 550 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसकी लोअर लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, टू इंक्रीज लोअर लिमिट, मान लीजिए -50 नहीं, मैं और ठंडी चीज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं अगर हम किसी लोअर लिमिट, मान लो हम चाहे कह रहे हैं कि भाई -50 से और नीचे, तो अगर मैं लोअर लिमिट को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो हमसे ये कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में फिर हम करते क्या है, टू इंक्रीज लोअर लिमिट वी रिप्लेस मरकरी विद एल्कोहल। हम मरकरी को अल्कोहल से रिप्लेस कर देते हैं और वहां पे क्या होता है, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट बिकम -80 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे कंडीशन पे हम लगभग -80 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मरकरी थर्मामीटर में क्या है ना, मरकरी थर्मामीटर इन सब में लिमिटेशंस क्या आ रही है, क्यों ये हमारे पास, हम मरकरी को नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते बहुत हाई टेम्परेचर के लिए। मतलब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि 350 ही क्यों, बहुत ऊपर क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं, 500, प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक्चुअली क्या होता है, जब तुम टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा देते हो तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास मरकरी है वो एक्सपेंशन और रीगेनिंग में अलग अलग लेवल शो करने लगता है। ऐसा मान लो कि जब तुम टेम्परेचर को 0 से 100 पर लेकर गए तो मरकरी जहां जहां था, तो लौटते टाइम जब वो वापस दोबारा 90 पे आएगा तो दोनों 90-90 वाली पोजीशन सेम नहीं होती। एक बार जाने में 90 पे जब क्रॉस हुआ था तो दोबारा में जब 90 डिग्री तुम रखोगे एक्सटर्नल, तो हो सकता है वो अपने उस पे 89 शो कर रहा हो, अपने में 88 शो कर रहा हो या 91 शो कर रहा हो। तो मरकरी थर्मामीटर की लिमिटेशन क्या है कि एक तो वहां पर क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत हाई है। तो बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन एंड हाई एंगल ऑफ कांटेक्ट इट शोज डिफरेंट रीडिंग ड्यूरिंग इंक्रीज एंड फॉल इन टेम्परेचर। तो हमारे पास जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ मरकरी थर्मामीटर, क्या लिमिटेशन है भाई इसकी, इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी है बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन एंड angle of contact, it shows different reading during increase and decrease या fall कह सकते हैं, increase and fall of temperature। अलग अलग रीडिंग शो करता है ड्यूरिंग इंक्रीज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर।
समझ में आया भाई सब लोगों को? अब देखिए, हमारे पास जो थर्ड थर्मामीटर है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ नाम ही काफी है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर। आप लोगों को याद है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अगर हमारे पास हम बात करते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर की, तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर में ये हमारे पास क्या है, कह सकते हो इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इस चीज पर बेस्ड होता है। चलिए, अब देखो भाई, तुमने 12th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इतना ही जानने की जरूरत है और कुछ नहीं। अच्छा, तुमने आजकल देखा होगा ना, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं, क्यों भाई? आपने देखे हैं आजकल, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं उनको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। हमारे पास, फिर से बस समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कि अगर हमारे पास ये बेस किस पर है, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट। ये हमारे पास सीबैक इफेक्ट पर बेस्ड है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है भाई? सीबैक इफेक्ट हमारे पास कह सकते हो कि जब तुम्हारे पास दो वायर्स हो, तुमने दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में जोड़ा, देखो भाई, क्या बात हो रही है कि टू वायर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर जॉइंड विद एंड्स एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट एंड्स। तो हमने क्या देखा, एक ईएमएफ, कह सकते हो, कह सकते हैं कि हमारे पास एक ईएमएफ डेवलप होता है उस सर्किट में। एन ईएमएफ is developed due to temperature difference। अब देखो भाई, वैसे तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप का सवाल तुम्हें मेनली मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट में, पर मैं यहीं पर पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। हमारे पास होता क्या है कि ऐसा मान लीजिए कि आप जो है क्या सेटअप है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हारे पास दो कंटेनर्स हैं, तुम्हारे पास दो कंटेनर्स हैं, और इन दोनों कंटेनर में आपने किया क्या है, इन दोनों कंटेनर में आपने यहाँ पर कह सकते हो कि एक तरफ रखी हुई है आइस, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है वाटर या कोई हॉट। ये वाला जो कोल्ड वाला सेक्शन है,
और ये होता है हॉट किसी टेम्परेचर T पर। मैंने क्या बताया कि दो वायर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का तुम क्या है, तुम मान लो कि एक वायर है हमारे पास आयरन का, ठीक है ना, एक वायर है हमारे पास आयरन का, और दूसरा वायर तुम मान लो यहाँ पे, चलो कॉपर का, दूसरा वायर हम मान लेते हैं यहाँ पे कॉपर का। तो अगर मैं दूसरा वाला वायर कॉपर का बना दूं, ये हो गया कॉपर, ठीक है ना, ये आयरन, ये कॉपर। आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी कम, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा। तो हमें बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, जितना जानने की जरूरत है उस पर ध्यान देते हैं। एक्चुअली होता क्या है जब तुम इनको जोड़ते हो, और जब तुम इनको जोड़ते हो, तो भाई एक की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी कम, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एक के पास कह सकते हो कि एक के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक के पास कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कह सकते हो एक में इलेक्ट्रॉन्स करंट लेके आसानी से चलते हैं, एक में कम आसानी से चलते हैं। तो जब तुम यहाँ पर टेम्परेचर को कम करते हो, जब तुम यहाँ पे टेम्परेचर को कम करते हो, तो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा थी उसकी रेजिस्टेंस में कम लॉस आता है। जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम थी, तो हमारे पास कह सकते हैं कि टेम्परेचर बदल देने पर इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो अफेक्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी, दूसरी जहाँ पे हॉट एंड है वहां पे स्पीड बढ़ जाएगी, और एक नेट फ्लो ऑफ करंट हमें दिखाई देता है। तो खुद बताओ, अगर ये चीज इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम और इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होने पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या अल्टीमेटली अगर मैं एक एंड के टेम्परेचर को जीरो पे फिक्स कर दूं और दूसरे को गर्म करना शुरू करूं, तो क्या हमें टेम्परेचर के हिसाब से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस दिखाई देगा? क्यों भाई? अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि एक तरफ के इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, एक तरफ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ने लगती है, तो अगर मैंने एक साइड के टेम्परेचर को जीरो कर दिया, तो क्या दूसरी साइड के टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अफेक्ट होगी? इलेक्ट्रॉन की स्पीड अफेक्ट होगी तो हमें क्या चेंज होता हुआ दिखाई देगा? हमें वहां पे चेंज होता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिखाई देगा। ये कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास देखो होता क्या है, हम यहाँ पे कहते हैं कि मेरे पास इस जगह पे, अगर हम बात करते हैं थर्मो ईएमएफ की, हाँ तो क्या हुआ, यहां पर एक ईएमएफ दिखाई दिया, और उस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होती है, ए टी सी प्लस, ठीक है ना, प्लस बी टी स्क्वायर, सिंपली टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। हमारे पास देखो, इसको तुमने क्या कर दिया है, ये तुम्हारे पास 0 डिग्री पे है कोल्ड जंक्शन, ये तुम्हारे पास ईएमएफ है, और ये हमारे पास क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, एक पैराबोला। इस पैराबोला में जिस जगह पर हमें मिलने वाला ईएमएफ मैक्सिमम होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहां पर हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, और जहां पर ईएमएफ दोबारा जीरो हो जाता है उसे हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और देखो, याद रखना, ये जो न्यूट्रल है या ये इन्वर्जन है, मैंने क्या बताया, हम जब हॉट एंड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो हॉट एंड के टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे वेरिएशन हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है ना। और इसमें हमने ये ऑब्जर्व करा कि एक टेम्परेचर ऐसा होगा
जहां पर हमें क्या दिखाई देगा, जिस जगह पे हमें मैक्सिमम ईएमएफ दिखाई देगा। जहां पे मैक्सिमम ईएमएफ दिखाई दिया वो आपके पास हो गया, आप कह सकते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। और दूसरा वाला जहां पर दोबारा हमारे पास इन्वर्जन कह सकते हो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और हमारे पास इस जगह पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये जो न्यूट्रल टेम्परेचर है ये ये तुम्हारे पास एक पैराबोला का पार्ट है। पैराबोला एकदम सिमेट्रिक कर्व होता है लेफ्ट और राइट में। पैराबोला एकदम सिमेट्रिक कर्व होता है। तो हमारे पास हमेशा जो टी न्यूट्रल है, ये टी कोल्ड जंक्शन और टी इन्वर्जन डिवाइडेड बाय 2 होता है। समझ में आ रही है बात? आपके पास आपको इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में इस टॉपिक के सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं, सेम ये इक्वेशन और ये, ठीक है ना। पर कंसेप्ट का नाम यहाँ भी आता है तो मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरे पास इस, अब कहने का मतलब क्या है, वो थर्मामीटर्स जो ईएमएफ को कैलकुलेट करके रीडिंग दिखाते हो उन्हें हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। बताओ भाई, क्या ये पूरी बात समझ में आ गई है? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर से। हमारे पास क्या बताया मैंने, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर सीबैक इफेक्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, दो मटेरियल जिनकी डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी है उनको इस तरीके से जोड़ देते हैं तो हमने उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देखा। वो पोटेंशियल डिफरेंस एक पीरियोडिक ग्राफ फॉलो कर एक पैराबोलिक ग्राफ फॉलो करता है। उस पैराबोलिक ग्राफ में टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। और बहुत होशियार हो तुम लोग, ए और बी क्या है, कांस्टेंट। ए और बी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद देखो और भी थर्मामीटर्स होते हैं, मतलब हम अब जैसे जो हमें मेन दो, मैं क्या कर रहा हूँ, जिसकी हमें जरूरत है बहुत डिटेल में वो मैं बताता हूँ, चलो। जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको मैं इग्नोर मार दे रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, टीसी कुछ कोल्ड जंक्शन, ठीक है ना। टीसी हमारे पास क्या है, कोल्ड है, 0 डिग्री होता है मेनली। अब देखो भाई, हमारे पास एक और है, फिफ्थ, इसको हम कहते हैं पायरोमीटर, या आप कह सकते हो ये हमारे पास है रेडिएशन पायरोमीटर। इसको थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं लिखवा यहाँ पे दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें याद रखना है, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। ये क्या है, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार। ठीक है ना। तो हमारे पास जो रेडिएशन, इनको हम लोग रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं, इनको हम मतलब सॉरी रेडिएशन नहीं, रेडिएशन पायरोमीटर पूरा नाम होता है, रेडिएशन पायरोमीटर। तो ये ना स्टार और सन के टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्टार्स के लिए, सन सन के लिए, इन सब के टेम्परेचर्स के लिए। तो हमारे पास आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास जो पायरोमीटर्स हैं, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे पास बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ, ठीक है ना। जिसको तुम्हें याद होगा, तुमने पढ़ रखा होगा कि dQ/dt सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है। तो ये इस पर बेस्ड है, ठीक है ना। बाकी हम आगे पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी। बाकी ये क्या है ना,
कि हम लोग इसको जनरल में, इन जनरल इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम 800 डिग्री सेल्सियस टू इंफिनिटी. इट इज यूज्ड फॉर 800 डिग्री सेल्सियस एंड अबव. इसको हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से इंफिनिटी तक इस्तेमाल करते हैं. चलिए, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइप ऑफ थर्मामीटर्स है. इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं हमारे सिलेबस में जिस पर नाम है, जिन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो ये वाले हैं. अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया था कि हमने क्वांटिटी डिफाइन करी है टेम्परेचर. उस क्वांटिटी को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस को कहा जाता है थर्मोमीटर. और मैंने क्या बताया कि एक पूरी की पूरी ब्रांच ऑफ साइंस है जो इस बात पर बेस्ड है कि टेम्परेचर्स कैसे कैलकुलेट करें, जिसको हम कहते हैं थर्मोमेट्री. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर. और इस ब्रांच ऑफ साइंस में हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड को हम कहते हैं ओल्ड थर्मोमेट्री और इसको एक को हम कहते हैं मॉडर्न थर्मोमेट्री. देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मैं बात करता हूं ओल्ड थर्मोमेट्री की, तो ये बिल्कुल मत समझना कि अब हमने ओल्ड को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. या दो अलग अलग तरीके हैं. क्या है ये, हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूं इनकी, तो ओल्ड थर्मोमेट्री का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक टू रेफरेंस सिस्टम है और ये हमारे पास एक सिंगल रेफरेंस सिस्टम है. ठीक है ना, एक हमारे पास टू रेफरेंस सिस्टम है और एक सिंगल रेफरेंस सिस्टम है. टू रेफरेंस सिस्टम का मतलब यहां पर दो पॉइंट्स को बेसिस माना गया. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. हमारे पास ये एक टू रेफरेंस सिस्टम है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस है और यहां पर जो रेफरेंस है वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है भाई, ट्रिपल पॉइंट आप जानते हैं क्या होता है, वेयर H2O exist in all three state. ठीक है ना, तो हमारे पास जो रेफरेंस है, पहली वाली स्केल में जो रेफरेंस है वो हमारे पास है, आप कह सकते हो सिंपली फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. और दूसरा वाला जो सिस्टम है वहां पे है ट्रिपल पॉइंट. ये बात अलग है कि मॉडर्न थर्मोमेट्री में हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही आपको जानना है, इस पर और कोई बात हमें नहीं पढ़नी. बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है और कुछ नहीं. अच्छा एक बात और,
मॉडर्न थर्मोमेट्री और ओल्ड थर्मोमेट्री में हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ ओल्ड थर्मोमेट्री है। तो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ओल्ड के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें आपको जाननी है और कुछ नहीं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, ओल्ड थर्मोमेट्री में रेफरेंसेस क्या माने, दो। तो ऐसा मान लो, पता क्या करा गया, तो ऐसा मानो कि हमने एक थर्मामीटर बनाया, और उस थर्मामीटर को एक आइस क्यूब के ऊपर रख दिया जो मान लो अभी 0 डिग्री पर है। तो जहां पे मरकरी रहा होगा वहां पे एक लाइन बना दी होगी। उसके बाद उसी मरकरी को हम बॉइलिंग वाटर में ले गए जो 100 पे था। तो जहां तक मरकरी पहुंचा होगा वहां पे एक लाइन बना दी होगी। तो दो लेवल मिल गए हमें, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। और उस फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो स्पेस थी, जो बीच की जगह थी, ठीक है ना, इसमें हमने बनाई अपनी टेम्परेचर स्केल। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है, कैसे करा गया होगा ये। एक थर्मामीटर लेकर आए, एक बॉक्स था जिसके अंदर 0 डिग्री पे आइस थी, उसके ऊपर खड़ा कर दिया उसको। जहां तक मरकरी था वहां पे एक लाइन बना दी। उसके बाद उसी थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर में लेकर गए, जहां तक मरकरी पहुंचा वहां पे एक लाइन बना दी। और इस तरीके से क्या करा, हमारे पास दो लेवल मिल गए, और उन दोनों लेवल के बीच में हम क्या बना देंगे, अपने डिवीजन और अपनी स्केल। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल। देखो भाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम छोटा सा एक चेंज कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने मुझसे लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है उनके रेस्पेक्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ। ये देखो हमने जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको जो टेम्परेचर स्केल पढ़ाया करता था उसमें मैं आपको सारी टेम्परेचर स्केल्स पढ़ाया करता था। कि हम कह सकते हैं कि हमने सेल्सियस पढ़ी, केल्विन पढ़ी, और जो भी थी, जितनी भी टाइप की थी हमने वो सारी पढ़ी थी। रैंकिन, र्यूमर, वैसे 5 टाइप की होती है। वैसे हमारे पास 5 टाइप की होती हैं, रैंकिन, र्यूमर, सेल्सियस, केल्विन, ठीक है ना, और फ़ारेनहाइट। लेकिन रैंकिन र्यूमर जो है, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है नीट वाला, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है नहीं, मॉडर्न मॉडर्न सिनेरियो के हिसाब से। अब एक आध साल पहले तक तो एम्स वेम्स हर चीज़ हुआ करती थी, तब तो हम कह सकते थे कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। पर अब वो एक बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो मतलब मैं लिखवाने को तो लिखवा दे रहा हूँ उन सबको, लेकिन आपको ये याद रखना है कि तुम्हारे लिए डोमिनेंटली अब काम की बची हैं सिर्फ 3, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। देखो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की, तो मैं इसको इस तरीके से बनवा रहा हूँ कि एक ही सेक्शन में सब लिखवा दे रहा हूँ। हम जब भी कोई स्केल बनाते हैं, तो मैंने क्या बताया, एक स्केल को बनाने में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। क्या? कि एक स्केल को जाकर 0 डिग्री की आइस पे खड़ा कर दो। एक स्केल को ले जाकर 0 डिग्री की आइस पे खड़ा कर दो, और वहां पर खड़ा करने के बाद तुम वहां पे क्या करो कि जब वो जो मरकरी का लेवल है उस मरकरी को तुम वहां पे कह सकते हो कि हम वहां पे लाइन बना देंगे। फिर उसी मरकरी को उसी लेके जाएंगे थर्मामीटर को, और बॉइलिंग वाटर पे खड़ा कर देंगे। फिर जहां तक मरकरी पहुंचेगा वहां पे एक लाइन बना देंगे, और उन दोनों के बीच में अपनी क्या होगी, उन दोनों के बीच में अपनी होगी स्केल। तो लोगों ने उन दो डिविजन्स को, जैसे मान लो एक थर्मामीटर था, ये एक थर्मामीटर था, मैंने 0 डिग्री की लाइन यहां बनाई, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की लाइन यहां बनाई, और बॉइलिंग पॉइंट की लाइन यहां बनाई। अब इन दोनों लाइंस को मैं अलग अलग तरीके से बांट सकता हूं। मैं 10 हिस्सों में बांट दूं, 20 में बांट दूं, 50 में बांट दूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो ये काम करने आए सेल्सियस, ठीक है ना। ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे आएगा बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट।
तो सबसे पहले ये काम करने आए भाई हमारे पास सेल्सियस। सेल्सियस ने, और फिर हमारे पास अगली स्केल है मान लो केल्विन, फिर हमारे पास है अगली स्केल फ़ारेनहाइट, उसके बाद आप कह सकते हो कि हमारे पास अगली स्केल है र्यूमर, और उसके बाद अगली स्केल है रैंकिन। रैंकिन हमारे पास मेन आपके लिए ये 3 है। मैक्सिमम सवाल आपको इस पर ही मिलेगा, बाकी 2 के चांसेस रेयर। हमारे पास अगर हम बात करते हैं सेल्सियस की, तो सेल्सियस ने फ्रीजिंग पॉइंट को कहा 0 डिग्री, या सिंपली 0 कह देते हैं हम, और इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट को कहा 100। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ गया? 100। केल्विन ने फ्रीजिंग पॉइंट को कहा 273.15, तो बॉइलिंग पॉइंट को इन्होंने कहा 373.15, और डिफरेंस आया 100। जब फ़ारेनहाइट आए तो इन्होंने इसको कहा 32, ठीक है ना, इसको कहा 212, डिफरेंस आया 180। उसके बाद र्यूमर ने इसको कहा 0, इसको कहा 80, डिफरेंस आया 80। फिर आते हैं भाई रैंकिन। रैंकिन ने इसको कहा 460, इसको कहा 672, और डिफरेंस आया 212। तो बात ये आती है कि इन पांचों लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करा, स्केल को बांटा। स्केल को उन 2 डिवीजन्स के बीच में स्केल को बांटा। तो सेल्सियस ने उसको 100 पार्ट में बांटा, केल्विन ने उसको 100 पार्ट में बांटा, फ़ारेनहाइट ने 180 पार्ट्स में बांटा। तो इस तरीके से इन्होंने हमारी स्केल का डिवीजन किया, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने हमारी स्केल का डिवीजन किया। बल्कि अगर तुम भी एक स्केल बनाना चाहो तो तुम भी एक स्केल बना सकते हो। क्यों भाई? तुम्हारा मन हो रहा है अपने नाम की स्केल बनाने का। अब मान लो मेरा मन करे अपने नाम की स्केल बनाने का, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, और मैं उनको कहा कि अब मैं आपको ना अपने नाम की एक स्केल बना के दूंगा। तो बहुत आसान काम है। मैंने एक थर्मामीटर उठाया और बस इतना कह दिया कि आज से मैं फ्रीजिंग पॉइंट को 10 जुनैद कहूँगा, और मैं बॉइलिंग पॉइंट को 130 जुनैद कहूँगा। बस बन गया मैं साइंटिस्ट। इतना सा काम है। बात समझ में आ रही है कि ये कितना आसान काम है किसी भी जगह पे स्केल डिफाइन करना। साइंटिस्ट बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या करना है भाई? एक थर्मामीटर उठाओ, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कुछ नाम दे दो, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कुछ नाम दे दो, और क्या बन जाएगी? आपकी थर्मामीटर स्केल बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? हेलो जी सर। देखो भाई, बात क्या होती है कि हमने, ये तुम लोगों ने बना ली टेबल। हमने क्या किया है कि तुमने अपने अभी तक, इससे पहले जब भी कभी पढ़ा होगा, तो हम ना रिलेशंस पढ़ते हैं एक स्केल से दूसरी, सेंटीग्रेड, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, जो भी अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं। हमारे पास एक जनरल कंपैरिजन है, जनरल कंपैरिजन ऑफ ऑल स्केल्स। हमारे पास एक जनरल कंपैरिजन है दुनिया भर की सारी स्केल्स का, और दुनिया भर की सारी स्केल्स का जो जनरल कंपैरिजन है वो सिर्फ ये कहता है कि मेरे पास कोई भी स्केल इस तरीके से लिखी जा सकती है।
x, कोई स्केल है x, तुम्हें उसका कोई टेम्परेचर निकालना है, तो x माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ऐसा मान लो मैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से कंपेयर करना चाहता हूँ, सेल्सियस को केल्विन से कंपेयर करना चाहता हूँ, तो C माइनस 0, 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू K माइनस 273.15 divided by 373.15 minus 273.15 is equals to F minus 32 divided by 212 minus 32 is equals to R minus 0 divided by 80 minus 0 is equals to Rn minus 460 divided by 672 minus 460, या मेरे पास स्केल आ जाएगा C अपॉन 0 इज इक्वल्स टू K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल्स टू R अपॉन 80 इज इक्वल्स टू Rn माइनस 460 अपॉन 212। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे पास एक फॉर्मूला है x माइनस एक्स एफ पी, मतलब किसी भी स्केल, मान लो तुम्हारे पास, मैं बोल दूं कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। सुनो सवाल क्या होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो 30 माइनस 0, 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू f माइनस 32, 212 माइनस 32। तो हम 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। बोलिए भाई, क्या हम किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं? अगर मुझे किसी भी स्केल को कंपेयर करना है, मैं कह सकती हूँ क्या, ऐसा मानो, तो हमारे पास बड़ा इजी है कि मैं एक स्केल को दूसरी स्केल से कंपेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम 32 फ़ारेनहाइट, 30 फ़ारेनहाइट को रैंकिन में लिख दो। तो 30 फ़ारेनहाइट को 30 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू Rn माइनस 460 डिवाइड बाई 212। सवाल सॉल्व। बात समझ में आ रही है? तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। सारा काम इस फॉर्मूले से होगा, x माइनस एक्स एफ पी डिवाइडेड बाई एक्स बी पी माइनस एक्स एफ पी। जिस स्केल को कंपेयर कर रहे हो, जिसकी जो वैल्यू निकालनी है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई स्केल का बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, इस जगह पे हमें ये बात पता है कि, मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे पास कोई वैल्यू C1 थी सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में F1 थी। कोई वैल्यू C2 थी सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में F2 थी। तो अगर मैं इनके चेंजेस को कंपेयर करूं तो कैसे करूंगा? तो आप कहेंगे कि सर C1 अपॉन 100 जो होता है वो F1 माइनस 32 अपॉन 180 होता है। जो C2 अपॉन 100 होता है वो F2 माइनस 32 अपॉन 180 होता है। तो ये बताओ, अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं डेल्टा C विद डेल्टा F, अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं डेल्टा C विद डेल्टा F, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए C2 अपॉन 100
माइनस C1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F1 माइनस 32 अपॉन 180, सॉरी F2 माइनस F1 माइनस 32 अपॉन 180। तो क्या अल्टीमेटली ये मेरे पास ये आ जाएगा, बताओ भाई। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ऊपर वाले फॉर्मूले को सिर्फ दो वैल्यूज के डिफरेंस के टर्म में लिखना पड़े तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा C अपॉन 100, डेल्टा K अपॉन 100, डेल्टा F अपॉन 180 इज इक्वल्स टू डेल्टा R अपॉन 80 इज इक्वल्स टू डेल्टा RN अपॉन 212। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि तुम इस रेशियो से पहले ना ये बात समझो, इस चीज को अगर तुम्हें भी नहीं लिखा है तो लिख लेना। सेल्सियस ने दोनों पॉइंट को 100 डिवीजन में बांटा और फ़ारेनहाइट ने उन्हीं 100 डिवीजन को 180 में बांटा। तो ये बताओ, क्या सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 के बराबर है? हाँ भाई, क्या सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 के बराबर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10 डिवीजन 10 डिवीजन सेल्सियस के फ़ारेनहाइट के 18 के बराबर है? तो ये बताइए, तो ये तो डिफरेंस हो गया ना, कि अगर 10 डिग्री का चेंज सेल्सियस में आएगा तो 18 का चेंज फ़ारेनहाइट में आएगा। ठीक है ना? सेम तरीके से सेल्सियस ने अपनी स्केल को 100 में बांटा और केल्विन ने भी 100 में बांटा। तो ये बताओ, क्या इनके चेंजेस बराबर हैं? क्या इनके चेंजेस बराबर हैं? अगर 10 डिग्री का चेंज है तो 10 केल्विन का चेंज है। अगर 20 डिग्री का चेंज है तो 20 केल्विन का चेंज है। याद करो, क्या हमने ऐसा तुमसे मैंने पहले ऐसा कभी कहा है कि चेंज के टर्म में सेल्सियस और केल्विन कन्वर्ट नहीं करते एक दूसरे में? क्यों भाई? ये बात मैंने बोली है कि चेंज के टर्म्स में सेल्सियस और केल्विन को कभी कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो चेंज के टर्म्स में सेल्सियस और केल्विन क्यों कन्वर्ट नहीं करते हैं? बिकॉज उनकी स्केल में इक्वल डिवीजन्स है, उनकी स्केल में इक्वल इक्वल डिवीजन है। इस वजह से इन दोनों को कभी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये बताओ, सबसे बड़ा डिवीजन किसका है? बताओ भाई, सबसे बड़ा डिवीजन किसका है? अब जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो भाई, सबसे बड़ा डिवीजन किसका है? एक डिवीजन सोच समझ के जवाब दो। बताओ भाई, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा डिवीजन किसका है? र्यूमर का होगा ना। सेल्सियस ने फ्रीजिंग और बॉइलिंग को 100 पार्ट में डिवाइड करा और र्यूमर ने फ्रीजिंग और बॉइलिंग को 80 में डिवाइड करा। तो किसका डिवीजन बड़ा है? बताओ भाई, र्यूमर का। ठीक है ना? तो हमारे पास हम ये कहते हैं 1 यूनिट temperature change is equal in Kelvin and Celsius। 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज किस में इक्वल है? केल्विन में और सेल्सियस में। 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज
is maximum in Reaumur, or 1 unit temperature change is minimum in Rankine. 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज मिनिमम किस में है? रैंकिन में। मैक्सिमम किस में है? र्यूमर में। समझ में आई बात? क्लियर ये चीज? चलिए सवाल कर लें इस पे अब, एक दो छोटे छोटे। चलो भाई बताओ, फाइंड टेम्परेचर एट विच Celsius and Fahrenheit read same value। बताओ भाई, वो टेम्परेचर जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम वैल्यू रीड करते हैं। क्या करेंगे भाई? वैसे तो याद होना चाहिए तुम लोगों को, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, और नहीं भी अगर याद है तो सॉल्व करेंगे। C अपॉन 100 F माइनस 32 212 माइनस 32। C और F एक दूसरे के बराबर है, मतलब C अपॉन 100 C माइनस 32 अपॉन 180। तो C 180 C 100 माइनस 32 100, ठीक है ना? तो आपके पास C की वैल्यू आ गई -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये -40 फ़ारेनहाइट भी है और -40 डिग्री सेल्सियस भी। ये तुम्हारे पास -40 फ़ारेनहाइट भी है और -40 सेल्सियस भी। क्यों भाई, कोई परेशानी? समझ में आया? फाइंड वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन रैंकिन। चलो भाई बताओ, वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन रैंकिन। क्या करोगे? दो स्केल कंपेयर कर रहे हैं, C माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, Rn माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। कितना आएगा? C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू Rn माइनस 460 अपॉन 212। तो भाई 212 इंटू 50, या चाहो तुम इसको 1/2 लिख दो। 1/2 इज इक्वल्स टू Rn माइनस 460 अपॉन 212। तो ये तुम्हारे पास हो गया Rn माइनस 460 इज इक्वल्स टू 106, ठीक है ना? तो Rn की वैल्यू आ गई 566 Rn। बताओ भाई, कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें दो कंडीशंस को रिलेट करना है, सेल्सियस को Rn से। तो सेल्सियस माइनस उसका फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, Rn माइनस उसका फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। इस तरीके से तुम किन्हीं भी दो स्केल्स को आपस में रिलेट कर सकते हो, ठीक है?
समझ में आया भाई? अच्छा ये बताओ कि जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने ये ऑब्जर्व करा कि 40 फ़ारेनहाइट या -40 फ़ारेनहाइट पर जो वैल्यूज है वो सेम है। तो क्या ऐसे हर स्केल में हमेशा कोई ना कोई रीडिंग होगी जो सेम आएगी? क्यों भाई? हर स्केल में कोई ना कोई रीडिंग होगी जो कोइंसाइड करेगी। क्या लगता है तुम्हें? जिस तरीके से जिस तरीके से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को सॉल्व करने पे हमें एक वैल्यू मिली जिनकी वैल्यू कोइंसाइड कर रही थी, तो ऐसे कौन सी स्केल है जिसकी वैल्यू कोइंसाइड नहीं करेगी? बताओ भाई, समझ में आया? रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन नेवर कोइंसाइड्स। क्यों? क्योंकि दोनों में बराबर बराबर डिवीजन है। बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन इन बोथ स्केल। समझ में आया भाई? बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो, सारी स्केल्स कोइंसाइड करती हैं एक्सेप्ट सेल्सियस एंड केल्विन, बिकॉज उनके नंबर ऑफ डिविजन्स बराबर है। सारी की सारी स्केल्स कोइंसाइड करती हैं, किसको छोड़कर? सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस और केल्विन को छोड़कर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है ना? सब कोइंसाइड करेंगे सिर्फ सेल्सियस और केल्विन को छोड़कर। अब देखो हमारे पास ना, मतलब मैं तुम्हें इस टाइप के कई सारे सवाल करा सकता हूँ, छोटे बड़े, इजी है, बस तुम्हें फॉर्मूला रिलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा हमसे सवाल आता है आर्बिट्रेरी टेम्परेचर स्केल पर। मैंने आपको क्या बताया था? देखो भाई, अगर मैं आर्बिट्रेरी टेम्परेचर स्केल की बात करता हूँ, तो आर्बिट्रेरी स्केल का मतलब जो हम कोई सी भी चूज कर लेते हैं। मैं हम क्या कह रहे थे कि हम एक स्केल बनाकर उसको कैलिब्रेट करते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस थर्मामीटर बनाया, तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर एक सिंपल कैलिब्रेशन है कि भाई मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम रेजिस्टेंस था, 100 डिग्री पर 2.5 ओम रेजिस्टेंस था। तो हमने बीच की वैल्यूज को भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस के नाम दे दिए। बात समझ में आ रही है? कि 0 डिग्री पे 2 ओम, 100 डिग्री पे 2.5 ओम। तो अब
मान लीजिए 10 डिग्री पे 2.1, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 डिग्री पे 2.1, 40 डिग्री पे 2.2, 60 डिग्री पे 2.3, 8 डिग्री पे 2.4, फिर 100 पर 2.5, ऐसा हो सकता है ना? क्यों भाई? तो हमारे पास हम किसी भी चीज को एक आर्बिट्रेरी टेम्परेचर स्केल से मैच कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास कोई भी स्केल, जैसे मान लो मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसा, बस याद रखना है कि आर्बिट्रेरी टेम्परेचर स्केल का भी एक ही फॉर्मूला है, x माइनस एक्स का फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि यार देखो एक बात याद करो, मैंने आपसे कहा था कि देखिए एक बात याद करिए कि मेरे लिए स्केल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है ना? मेरे लिए स्केल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है साइंटिस्ट बनने के लिए। सिर्फ क्या करना है, दो वैल्यूज को असाइन करना है और उसमें फिर से ये फॉर्मूला लगा देना है। तो अक्सर तुम्हारे पास सवाल, इवन नीट ने कई बार ये सवाल पूछे हैं। कैसे? कि भाई मान लो बोल देगा आपसे प्रॉपर आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी, मान लीजिए वो आपसे कह दे कि इन अ प्रेशर थर्मामीटर pressure at freezing point is 1.01 atm and at boiling point pressure is 1.09 atm. Find pressure at 40 डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई आंसर। कुछ नहीं करना है, c माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू p माइनस p का फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय p का बॉइलिंग माइनस p का फ्रीजिंग। चलो भाई कैलकुलेट करके तुम मुझे आंसर बता दो बस। ठीक है ना भाई? 0.04 कैसे आ जा रहा होगा? तो कितना आ गया, c अपॉन 100 p माइनस 1.01 डिवाइडेड बाय 1.09 माइनस 1.01। तो ये आपके पास कितना आ गया भाई? तो 4 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू p माइनस 1.01 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है ना? तो ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ गया p इज इक्वल्स टू 1.01 प्लस 0.32 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना? 0.32 डिवाइडेड बाय 100।
देख लो भाई, कोई परेशानी? 1 मिनट, 40, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 100, तो P तुम्हारे पास आ गया 1.01। ठीक है ना, हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 0.032, तो आपके पास P आ गया 1.042। बताओ भाई, कोई तकलीफ? समझ में आया? तो कैलकुलेशन छोटी बड़ी हो सकती है, पर सवाल में फॉर्मूला कौन सा लगना है? सवाल में फॉर्मूला कौन सा लगना है? ये वाला, x माइनस एक्स का फ्रीजिंग डिवाइडेड बाई बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। बता दो भाई, कोई तकलीफ हो तो बोल दो, एकदम सिंपल टॉपिक चल रहा है आज ये। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलिए, तो एक फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कोई और वेरिएशन इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर का ही नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। देखो भाई, थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास टेम्परेचर का ही पार्ट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और इसमें होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन में ये कह सकते हो, ये एक्सपेंशन या इंक्रीज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है। किसी भी मटेरियल में ये हमारे पास इंक्रीज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। थर्मल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास? इंक्रीज इन इंटर एटॉमिक distances on increasing the temperature, इसको हम कह देते हैं थर्मल एक्सपेंशन, is termed as थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आया भाई? तो थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, जब भी हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास हमने ये ऑब्जर्व करा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं थोड़े से, और उस वजह से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द मटेरियल बढ़ती है, तो ओवरऑल मटेरियल हमारा साइज में बड़ा हो जाता है। ओवरऑल मटेरियल हमारा साइज में बड़ा हो जाता है। तो सर्दियों में इसीलिए चीजें कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और गर्मियों में इसीलिए चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है ना? सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और गर्मियों में इसीलिए चीजें एक्सपेंड कर जाती हैं। समझ में आया भाई? क्लियर ये चीज? अब देखो, हमारे पास इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व। इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व। देखो, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं एक इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व की, भाई हमें पता है कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। और नेचर में कैसे? वो हमारे पास कह सकते हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मतलब कंजर्वेटिव है, और
उनके पास एक इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के पास एक इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन आती है उसके हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, जहां पर तुम्हें पता है कि जिस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है, भाई सिंपल सी बात बताओ, इस ग्राफ में ऐसा कहां लग रहा है कि जहां पर स्लोप जीरो है? बताओ, इस ग्राफ में ऐसा कहां पे लग रहा है जहां पर स्लोप जीरो है? ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, क्यों भाई, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं आर नॉट, वेयर आर नॉट इज इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक सेपरेशन। अब देखो क्या हुआ, जब तुम किसी मटेरियल को लेकर आते हो, कोई बॉडी लेकर आए, तो अभी ना वो खिंचा हुआ है ना वो कंप्रेस्ड है। तुम एक मटेरियल लेकर आए, वो भी अपने इक्विलिब्रियम पर है, ना खिंचा हुआ है ना वो कंप्रेस्ड है। हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को बढ़ाने पे आप कह सकते हो कि हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने पर वो मटेरियल, कह सकते हो जब पी इंक्रीज कर रही है तो वो इधर की तरफ इन कह रहा है कि आप मान लो कि आपने क्या हुआ, आपने क्या देखा कि आपने जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई तो पोटेंशियल एनर्जी की अभी ये वैल्यू थी, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है पर्पल कलर की, इसका मिड पॉइंट मान लो यहां कहीं है। फिर तुमने पोटेंशियल एनर्जी को और बढ़ाया, तो पोटेंशियल एनर्जी को जब तुमने और बढ़ाया तो तुम इस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे थे, और मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट यहां कहीं है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना, ये मिड पॉइंट ही डिसाइड करता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो बताओ, क्या मेरा जो ग्राफ है उसका मिड पॉइंट शिफ्ट हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी? जो मिड पॉइंट है क्या वो शिफ्ट हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी? और ये जो मिड पॉइंट है ना, यही होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। यही क्या होता है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्लियर ये चीज? तो हमारे पास जो आर नॉट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आर नॉट क्या है ये बताओ? जब तुम किसी मटेरियल को खींचते हो, तो मैंने क्या बोला था, हम जब किसी मटेरियल को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। ये बात मैंने बोली थी ना कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। और मैंने क्या बताया था कि जब मैं इसको इलोंगेट करता हूं एफ एक्सटर्नल लगाकर, तो ये वापस आना चाहते हैं, और जब मैं इन्हीं इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स को जबरदस्ती फोर्स लगाकर कंप्रेस कर देता हूं, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लेंथ को बढ़ा दिया जाता है तो ये फोर्सेस कैसे हो जाते हैं? अट्रैक्टिव। तो हमारे पास ये जो रीजन है, यहां पर इंटर एटॉमिक फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, और ये जो रीजन है यहां पर इंटर एटॉमिक फोर्सेस रिपल्सिव होते हैं। यहां पर इंटर एटॉमिक फोर्सेस रिपल्सिव होते हैं। समझ में आई ये बात? कोई परेशानी? तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो तुम्हें इंटर एटॉमिक कर्व के बारे में ये बात याद रखनी है कि ये लेफ्ट में कैसा है, राइट में कैसा है। लेफ्ट की तरफ ये हमारे पास रिपल्सिव है, राइट की तरफ ये अट्रैक्टिव है, बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने क्या देखा कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है,
और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो मिड पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ग्राफ है अगर ये लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक होता तो क्या मिड पॉइंट शिफ्ट होता? अगर ये ग्राफ लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक होता तो क्या ये मिड पॉइंट शिफ्ट होता? तो हमारे पास इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में याद रखना है कि फॉर ऑल मटेरियल्स इंटर एटॉमिक potential energy curve is unsymmetric. If it becomes symmetric, then there will be no thermal expansion. अगर ये ग्राफ लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक हो जाए, कहने का मतलब मेरा आप लोगों से ये है कि अगर ये ग्राफ लेफ्ट और राइट में ऐसा होता तो भाई किसी भी जगह पे मिड पॉइंट, किसी भी जगह पर मिड पॉइंट लाई करता यहां पर, और ऐसी कंडीशन में नो एक्सपेंशन, ऐसी कंडीशन में वहां पर कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता। तो आप क्या कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है? बताओ भाई, थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है? इंटर एटॉमिक कर्व का अनसिमेट्रिक होना। थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है? इंटर एटॉमिक कर्व का अनसिमेट्रिक होना। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ जी। चलिए अब देखो, हमारे पास अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इस जगह पे कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन क्या है और ये किस तरीके से है, तो अब मैं इसके आगे अगर बात करूं तो हमें अब अल्टीमेटली समझ में आया कि एक मटेरियल एक्सपैंड करता है, एक मटेरियल एक्सपैंड करता है, और एक्सपेंशन हर मटेरियल पे तीन टाइप के हो सकते हैं, बिकॉज बॉडी तीन टाइप की हो सकती है, 1D 2D और 3D। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो वन डायमेंशनल भी होता है, हमारे पास एक्सपेंशन टू डायमेंशनल भी होता है, हमारे पास एक्सपेंशन थ्री डायमेंशनल भी होता है। तो अगर मेरे पास कोई एक्सपेंशन वन डायमेंशनल है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सपेंशन, मैं अगर अब आपसे आपके सामने बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ एक्सपेंशन की, तो हमारे पास जो पहला टाइप ऑफ एक्सपेंशन है, मैंने क्या बताया, तीन टाइप की बॉडी होती है, 1D 2D एंड 3D। तो हमारे पास तीन टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं लीनियर एक्सपेंशन की, तो मेरे पास जो लीनियर एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन कह सकते हो इंक्रीज इन लेंथ है, वो लीनियर एक्सपेंशन इंक्रीज इन लेंथ है। मैं अपने पास एक रॉड को लेकर आया, उस रॉड की लेंथ मान लो L है, ठीक।
जब तुम इसे हीट करोगे, जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी लेंथ में एक चेंज आएगा जो होगा डेल्टा एल के बराबर। तो यहां पर यह बताया गया कि मेरे पास जो इंक्रीज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमने कितना ओरिजिनल लेंथ लेकर आए। एक बात बताओ, थर्मल एक्सपेंशन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस का बढ़ना है। थर्मल एक्सपेंशन अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस का बढ़ना है तो जितना बड़ा वायर होगा उतनी ज्यादा इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करेंगे और उतना ही ज्यादा ओवरऑल नेट चेंज इन लेंथ होगा। क्यों भाई? एक वायर है जो 100 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बराबर है, एक वायर है जो 200 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बराबर है, और सारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बराबर बराबर इंक्रीज कर जाती हैं। तो 100 वाले में आने वाला चेंज कम होगा और 200 में आने वाला चेंज ज्यादा होगा। तो लीनियर एक्सपेंशन बाय सिंपल बात, जितना ज्यादा बड़ा वायर लाओगे ओवरऑल चेंज उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा सिस्टम को हीट करोगे उतना ज्यादा चेंज आएगा। तो हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा एल डेल्टा थीटा, जहां पे हमारे पास अल्फा क्या है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। हमारे पास जो अल्फा है वो है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और इसको हम निकालते हैं पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री, या पर केल्विन कह सकते हो, डिग्री तो नहीं लिखते केल्विन के साथ, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। कोई दिक्कत भाई? तो अब इसके, हाँ, इसके अलग अलग फॉर्म जरूर होते हैं। जैसे मान लो हम लिख दें कि डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू एल्फा डेल्टा थीटा, ये भी इसकी एक फॉर्म है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एल डैश माइनस एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो फाइनल लेंथ का एक फॉर्मूला आ सकता है एल वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट में अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, पर फॉर्मूले लिखे इस तरीके से जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? बोलो भाई। चलिए, हमारे पास जो अगला टाइप है उसको हम कहते हैं एरियल एक्सपेंशन। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, दो टाइप के, एरियल एक्सपेंशन, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, और सुपरफिशियल सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हमारे पास अगर हम बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन की या सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, तो इसमें होता क्या है? जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई एरिया था। अब खुद सोचो, तुम एक एरिया लेकर आए ए, और मैंने जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरे टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मुझे इस टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? आप ये कह सकते हैं मतलब पहले से थोड़ा बड़ा हो गया। तो हमारे पास जो भी चेंज आया डेल्टा ए, तो फिर से जो भी इंक्रीज इन एरिया आया वो प्रोपोर्शनल होगा इसके ओरिजिनल एरिया के।
जितना ज्यादा बड़ा एरिया लाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, जितना कम लाओगे उतना कम होगा। और यही डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा राइस होगा, जितना कम करोगे उतना कम होगा। हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया बीटा ए डेल्टा थीटा, जहां पर बीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। और इसको हम फिर से अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको डेल्टा ए बाई ए बीटा डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ। और सेम तरीके से मैं दोबारा पूरा लिख कर नहीं दिखा रहा, तुम बता दो क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो? बताओ भाई, कोई परेशानी हो तो मैं लिख दूं। क्या करेंगे, डेल्टा ए को ए डैश माइनस ए लिखकर सॉल्व कर सकते हो ना, 1 + बीटा डेल्टा थीटा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक। थर्ड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। भाई सिंपल सी बात, तुम्हारे पास एक बॉडी थी वॉल्यूम वी की, और वो एक्सपैंड होकर ये बन गई। एक चेंज आया डेल्टा वी। तो फिर से वही वाली बात कि मेरे पास जो वॉल्यूम का चेंज आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था। वही डेल्टा वी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना गर्म करा। फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा गामा वी डेल्टा थीटा। तो यहां पर गामा क्या है, गामा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट समझ में आया भाई? गामा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि फिर से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा थीटा, या वी डैश इज इक्वल्स टू वी 1 + गामा डेल्टा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर ये बात? समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं अल्फा बीटा और गामा के बीच की रिलेशंस। देखो, अगर हम रिलेशंस को निकालना चाहें तो भाई मान लीजिए मैं पहले बात करता हूं अल्फा एंड बीटा, इनके रिलेशंस की। तो एक बात समझो, तुम यहां पे कोई एरिया लेकर आए, कोई बॉडी लेकर आए जिसकी लेंथ एक तरफ L1 है और एक तरफ L2। क्या एक्सपेंशन बहुत स्मॉल होता है? क्यों भाई? क्या थर्मल एक्सपेंशन ऐसा होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक दिखाई देता है या बहुत हल्का सा होता है?
ये बताओ, तो अगर स्मॉल चेंज वाला तरीका लगाए तो इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाई ए डेल्टा L1 अपॉन L1 डेल्टा L2 अपॉन L2। और तुम्हें पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा डेल्टा थीटा अल्फा 1 डेल्टा थीटा अल्फा 2 डेल्टा थीटा। मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 इसीलिए माने हैं बिकॉज बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जहां पे दो डायरेक्शन का एक्सपेंशन अलग अलग हो सकता है, दो डायरेक्शन का एक्सपेंशन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी जगह पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। लेकिन अगर हमारे सवाल में कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि दोनों डायरेक्शन के अलग अलग हैं, या बोल देता है आइसोट्रॉपिक सॉलिड, अगर मेरे पास आइसोट्रॉपिक सॉलिड है, क्यों भाई, कौन होते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड, किसी को याद है? थोड़ा बहुत बताओ मुझे। आइसोट्रॉपिक सॉलिड के लिए बीटा हो जाता है 2 अल्फा के बराबर। आपने सॉलिड्स में पढ़ा होगा ना, ये सॉलिड चैप्टर में, केमिस्ट्री में, जिनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम हो उनको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। दो टाइप के सॉलिड थे ना, आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स में क्या था, जहां पर हमारे पास प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम हो। तो अगर आइसोट्रॉपिक सॉलिड होगा तो बीटा को 2 अल्फा के बराबर लेंगे। देखो सेम तरीके से अगर मैं अल्फा और गामा की बात करूं, तो ऐसा मान लो कि तुम एक क्यूब लेकर आए, एक बॉडी लेकर आए, और इनके पास L1 L2 L3। तो आपको पता है कि आप इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, L1 L2 L3। एक्सपेंशन फिर से कैसा होता है, बहुत स्मॉल। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाई वी डेल्टा L1 अपॉन L1 डेल्टा L2 अपॉन L2 डेल्टा L3 अपॉन L3। और फिर से अगर एरर वाले मेथड से लिखे, या सॉरी फॉर्मूला लिखे, तो गामा डेल्टा थीटा अल्फा 1 डेल्टा थीटा अल्फा 2 डेल्टा थीटा अल्फा 3 डेल्टा थीटा। मतलब गामा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और अगर मेरे पास जो सॉलिड है वो कैसा हो, आइसोट्रॉपिक, तो यही गामा हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक है ना? तो मैक्सिमम कंडीशन में तो हम ये आइसोट्रॉपिक वाला यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सिलेबस में सवाल नहीं हो सकता, सवाल प्रॉपर हो सकता है दोनों का। ठीक है ना भाई? तो हमारे पास, तो फाइनल हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3। क्यों भाई, क्या ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3? कोई परेशानी किसी को? यहां तक बात क्लियर है सारी? तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं भाई।